तो आज अपन यूट्यूब सीरीज़ के इस एपिसोड में अपन बात करने वाले हैं जेई मेन के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि इस बार से 2020 में जो जेई मेन के एग्ज़ाम होने वाले थे वो 2 बार होने वाले हैं, है ना। तो उसमें एक इसका जो पहला शिफ्ट था वो जनवरी में कंप्लीट हो चुका है। तो अपने को इसमें जो पेपर सॉल्व करना पड़ेगा वो 2020 से लेकर पीछे अपन 10 ईयर्स तक चलेंगे। जहाँ तक बात है 2020 की, तो मैं इसके दोनों ही शिफ्ट के पेपर को सॉल्व करूँगा। जो जनवरी में 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे, दोनों ही शिफ्ट के पेपर को मैं सॉल्व करूँगा, जिससे कि आपको एग्ज़ाम के करंट पैटर्न का पता चलेगा। उसके बाद अपन बात करेंगे 2019, 18। तो उन सब में मैं अभी फ़िलहाल आपको एक एक शिफ्ट का पेपर ही बनाकर दूंगा, और अगर हमारे पास टाइम बचता है तो मैं फर्दर कुछ और प्रयास करूंगा। बाकी मैं 2020 का दोनों शिफ्ट का पेपर और उसके बाद जो 2019 से अपन पीछे जाएंगे तो उसमें अपन एक एक शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। 2020 जेई मेन के फर्स्ट एपिसोड में अपन सबसे पहले बात करेंगे कि 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पैटर्न क्या था। तो मैं आपको बताऊँ, इस साल पिछले अन्य सालों के रिस्पेक्ट में थोड़े से पैटर्न डिफरेंट थे। इस बार क्या किया गया है कि जो भी एग्जामिनेशन के पेपर्स हैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मतलब उसके 2 सेक्शन बनाए गए हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में मोर देन 1 चॉइस का क्वेश्चन रखा गया है और सेक्शन 2 में इंटीजर टाइप का क्वेश्चन रखा गया है 5। सभी क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 4 मार्क्स के थे। फर्स्ट सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग थी, बट सेकेंड सेक्शन में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सेक्शन 1 का फर्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है। क्वेश्चन है E नोट Cu2 + 2Cu = 0.34 वोल्ट, E नोट Cu + 2Cu = 0.522 वोल्ट। E नोट Cu2 + 2Cu प्लस क्या होगा, यह क्वेश्चन अपन से पूछा गया है। जैसा कि अपन सब जानते होंगे, अपन सबको बेसिक्स पढ़ाया जाता है कि जब N1, N2, N3 ये तीनों बराबर हो तब तो अपन लिख सकते हैं E3 = E1 + E2 या E1 = E2 + E3, मतलब एडिटिव स्टाइल में लिख सकते हैं। लेकिन अगर N1, N2, N3 इक्वल ना हो तो अपन ऐसा कभी नहीं लिख सकते हैं। फिर अपन क्या करते हैं कि क्वेश्चन को डेल्टा जी से बनाने का कोशिश करते हैं। डेल्टा जी जो होता है वो ऑलवेज एडिटिव हो सकता है, वो हमेशा एडिटिव हो सकता है। तो आइए अपन देखते हैं, अपने को जो भी डाटा दिया है और जो कुछ भी पूछा है सबके रिगार्डिंग सबसे पहले अपन इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन इस प्रकार से है, Cu2 प्लस को 2 इलेक्ट्रॉन दीजिए, Cu बनेगा। उसके लिए आपने डेल्टा जी को डेल्टा G1 फिक्स कर दिया, और वह हो गया -N1 ध्यान दीजिए Fe1। इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन आपने लिखा Cu प्लस 1 इलेक्ट्रॉन Cu, और इसका डेल्टा G2 हो गया -N2 Fe02। और इसी तरीके से डेल्टा G3 -N3 Fe03। चूंकि आप यहाँ E0 लेकर चले हैं, चलिए इन सब में भी अपन E0 लगा लेते हैं। अब अपन बात करेंगे कि आप थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें आप हर समय कोशिश कीजिए कि इस 3 में से कोई भी 2 इक्वेशन को जब आप ऐड करें तो आपको कोई तीसरा इक्वेशन मिलना चाहिए। तो ध्यान दिया जाए, अगर हम इस दोनों को ऐड कर देते हैं तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो Cu प्लस कैंसिल होगा, और Cu2 प्लस और ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इधर आपको Cu मिल जाएगा, मतलब यह इक्वेशन आपको मिल जाएगा। देयरफॉर आप लिख सकते हैं, चूंकि डेल्टा जी एडिटिव होता है, डेल्टा G1 = डेल्टा G2 प्लस डेल्टा G3। आप सबके वैल्यू पुट करेंगे, सारे निगेटिव में सबका निगेटिव साइन कैंसिल होगा सबसे पहले। F सब में है, F भी सबका कैंसिल होगा। फाइनली हमारे पास इक्वेशन आएगा N1 E1 = N2 E2 प्लस N3 E3। देन हमें चाहिए E3, हमें इसका पता करना है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हम क्या किए, नोट लगा लीजिए, चलिए सब स्टैंडर्ड में नोट लगाते चलिए, है ना। ये हमें चाहिए E03, तो N1 E1 नोट N2 E2 नोट अपॉन N3 = E03। आप यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आपको ऑप्शन मिलेगा E03 0.158 वोल्ट। देयरफॉर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन जो था वह क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स से था। क्वेश्चन इस तरह का है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन किलोजूल पर मोल ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्या होगा, इनके वैल्यूज आप देख रहे हैं, इनको ऑप्शंस में रखा गया है।
अगर अपने पास कंसेप्ट है, ये वैल्यूज अपने को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर अपने पास कंसेप्ट है तो अपन जानते होंगे कि ग्रुप 17 में जो थर्ड पीरियड एलिमेंट होते हैं उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकेंड पीरियड से ज़्यादा होती है। थर्ड पीरियड की मतलब क्लोरीन की ज़्यादा होने वाली है फ्लोरीन से। देन डाउन द ग्रुप डिक्रीज। ध्यान से आप देखिएगा सेकेंड ऑप्शन को, इसमें क्या है, ये क्लोरीन है, क्लोरीन की ज़्यादा है किससे, फ्लोरीन से, और इसके बाद डाउन द ग्रुप ये ब्रोमीन, ये आयोडीन डिक्रीज होगा, देयरफॉर आंसर विल बी सेकेंड। अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, एसिड बेस्ड टॉपिक का क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर पीकेबी वैल्यू। यहाँ पर अपने को 3 बेस दिया गया है एबीसी में और अपने को उसके पीकेबी वैल्यू का ऑर्डर पूछ रहा है। ध्यान से समझिए, जो पीकेबी वैल्यू होती ना वह बेसिक स्ट्रेंथ के अपोजिट होती है। जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसकी पीकेबी सबसे छोटी होगी, जो सबसे ज़्यादा वीक बेस होगा उसका पीकेबी सबसे बड़ा होगा। अब अपन आते हैं इस तीनों में बेसिक स्ट्रेंथ देखने के लिए। सबसे पहला कंपाउंड जो है इसका वो गुआनिडीन फैमिली का है। उसमें अगर आप यहाँ पर सपोज कीजिए आपने लगा दिया H+, यहाँ पर H+ लगाया और आपने बना लिया इसका कंजुगेट एसिड रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, जिसके कारण वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा और ये सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, मतलब इसकी पीकेबी सबसे छोटी होगी। ध्यान दिया जाए, ए का पीकेबी सबसे छोटा, 2 ऑप्शन में बी और थर्ड और फोर्थ में, फर्स्ट और सेकंड तो इसके आंसर हो ही नहीं सकते। अब अपने को थर्ड और फोर्थ देखने। अब ध्यान दिया जाए इस दोनों में जो इसके बी और सी कंपाउंड है, तो CH3 NHCH3 यह एक एलिफेटिक एमीन है जहाँ नाइट्रोजन sp3 है और यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है sp2, यहाँ पर नाइट्रोजन क्या है sp2। अब आप समझिए जो sp2 नाइट्रोजन है वह अपना लोन पेयर इतनी आसानी से दूसरों को नहीं देगा, ये अपना लोन पेयर इतनी आसानी से दूसरों को नहीं देगा। इसका क्या मतलब हो गया कि जो C है ये सबसे कम बेसिक है, B इससे ज़्यादा बेसिक है, मतलब C का पीकेबी सबसे बड़ा होगा क्योंकि ये सबसे कम बेसिक हुआ, देन B का होगा, देन A का होगा, आंसर विल बी थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, ध्यान देंगे अपन कि इसमें 1 मिथाइल इथिलीन ऑक्साइड को एक्सेस HBr के साथ रिएक्शन करवाया, बोला X प्रोडक्ट मिलेगा और X क्या होगा, ऑप्शन अपने सामने है। अपन सबसे पहले क्या करते हैं, 1 मिथाइल इथिलीन ऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इथिलीन ऑक्साइड का स्ट्रक्चर आप इथिलीन के बारे में जानते होंगे, CH2 होता है, ऑक्साइड इसकी 2 वैलेंसी खाली होती है, जोड़ दीजिए। उसके बाद इसके एक कार्बन पर CH3 लगा दीजिए, ये बन जाएगा 1 मिथाइल इथिलीन ऑक्साइड। ये तो स्ट्रक्चर इसका हो गया। अब समझिए ये कैसे कैसे रिएक्शन करेगा। सबसे पहले H+ पर अटैक होगा ऑक्सीजन के लोन पेयर का। जब ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ पर अटैक करेगा तो आप समझिए OH यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज जब ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देगा। इसके बाद Br- का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा यहाँ पे और यह बॉन्ड इस तरफ ब्रेक हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यह बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज था, तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण उस बॉन्ड को अपनी तरफ ब्रेक करेगा, यहाँ पर Br लग जाएगा। अब ध्यान से ये देखा जाए कि क्या बना ये OH और यहाँ पर Br। अब इसको वापस आप HBr से रिएक्शन करा दो, फिर इसका H+ यहाँ आ जाएगा, इस पर प्लस चार्ज ले आएगा, है ना, इस पर ले आएगा प्लस चार्ज और इस पर जब प्लस चार्ज लाएगा तो ये OH2+ बनेगा। उसी समय ध्यान से सोचिएगा कि जब Br- इस पर अटैक करेगा, उसी समय जब इस पर Br- अटैक करेगा तो फिर क्या होगा कि यह OH2 बाहर और यहाँ से लग जाएगा Br, मतलब आप ध्यान दीजिए यहाँ Br और यहाँ Br। तो इस तरीके से अपन क्या देख पा रहे हैं, इसका सेकंड ऑप्शन आंसर आ जाएगा। इस तरीके से अपन इसको सॉल्व करेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म का क्वेश्चन है ये। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग का भी मान सकते हैं, सॉल्यूशन का भी मान सकते हैं अपन, तो सॉल्यूशन में भी इसको बताते हैं और केमिकल बॉन्डिंग में भी। कहता है करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट है डाइपोल डाइपोल, आयन आयन, डाइपोल आयन। एक काम करते हैं अपन, जो ये 3 फोर्स है ना इसके ऑर्डर खुद से निकाल लेते हैं, फिर अपन ऑप्शन चेक कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो आयन आयन इंटरेक्शन होता है वह चार्ज स्पेसीज के बीच लगता है, इस तरीके से। और जो डाइपोल आयन होता है ना,
या डेल प्लस माइनस या डेल माइनस प्लस, ऐसा लगता है। और जो डाइपोल डाइपोल होता है ये हो गया आपका आयन आयन, ये हो गया डाइपोल आयन, ये हो गया आयन आयन, यह हो गया डाइपोल आयन, है ना। और जो थर्ड होता है डेल प्लस और डेल माइनस के बीच लगता है, ये होता है डाइपोल डाइपोल। अब सिंपल यहाँ पर जो चार्ज होता है उसके मैग्नीट्यूड को देख लेंगे तो आपको उसके अट्रैक्टिव फोर्स का आइडिया मिल जाएगा। जहाँ पे बड़े चार्ज होंगे बड़ा फोर्स होगा, मतलब आयन आयन सबसे ज़्यादा होगा, देन डाइपोल आयन होगा, देन फाइनली सबसे वीक होगा डाइपोल डाइपोल। चेक कीजिए, आयन आयन सबसे ज़्यादा एक इस ऑप्शन में, एक इस ऑप्शन में, देन डाइपोल आयन दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा होगा, डाइपोल डाइपोल तीसरे नंबर पे सबसे कम होगा इन तीनों में। तो इस तरीके से अपना आंसर आ जाएगा फोर्थ आंसर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रोड मैप का, है ना। रोड मैप का ऑर्गेनिक का क्वेश्चन होता है और जेईई मेन में ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। इससे भी अच्छे क्वेश्चन इसके जेईई एडवांस में आते हैं। आइए अपन देखते हैं। इसका क्वेश्चन है हेक्स 3-आइनल को सबसे पहले NaBH4 दिया, देन PbR3 दिया, देन मैग्नीशियम ईथर दिया, देन CO2 दिया, देन H+ दिया, बनाया X। पूछ रहा है X क्या होगा। ध्यान से देखा जाए, हम सबसे पहले बनाते हैं हेक्स 3-N-al। ध्यान दीजिएगा, ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन, ठीक है, बना दिया हमने 1 2 और यहाँ पे 3, थर्ड नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड। इसका हमने सबसे पहले रिएक्शन करा दिया NaBH4 से। ध्यान दीजिएगा, NaBH4 ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, अल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो अपना जो नेक्स्ट कंपाउंड आएगा, ध्यान दीजिए, CH2OH आएगा। ध्यान दीजिएगा, CH2OH है। अब आपने इसको दिया PbR3। आप सबको पता होगा PbR3 OH को हटाएगा, Br लगाएगा, तो यहाँ से CH2Br मिल जाएगा आपको, ठीक है, CH2Br मिलेगा आपको, ट्रिपल बॉन्ड एज इट इज रहेगा। अब इसके साथ देखिए किसका रिएक्शन हुआ है, मैग्नीशियम ईथर का, है ना। PbR3 के साथ कराया है तीसरे स्टेप में रिएक्शन मैग्नीशियम ईथर के साथ। सबको पता होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, आई थिंक CH2MgBr बन जाएगा। देन इसका रिएक्शन हुआ है CO2 से, ध्यान दीजिएगा, देन रिएक्शन हुआ है CO2 से। अब क्या करेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पे देगा निगेटिव चार्ज और उस निगेटिव चार्ज का अटैक हो जाएगा CO2 पर। यहाँ पर अगर और क्लियर करना चाहिए तो अपन ऐसा बना देते हैं। अब क्या होगा कि देखिए यह कन्वर्ट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ का जो CH2 है, ये जो CH2 है ना, ये MgBr निगेटिव चार्ज लेगा और इस कार्बन से कनेक्ट होएगा। तो अब क्या बन जाएगा, COO-। ध्यान दीजिए, ये बनेगा। अब इसको अगर आप H+ देते हो, यहाँ पे H+ लग जाएगा, मतलब जो फाइनल आंसर होगा यहाँ पर OH। चेक कीजिए, फर्स्ट ऑप्शन इसके जैसा होगा, है ना। थोड़ा सा ऑप्शन लिखने में गड़बड़ है, इस ऑप्शन में यहाँ पर OH था, तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, इसे बोलते हैं। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, ध्यान दिया जाएगा। यह क्वेश्चन स्पेशली अगर देखा जाए तो डाइजोनियम सॉल्ट से है ना, सल्फोनिक एसिड का डाइजोनियम सॉल्ट है यहाँ पे। तो इसका जो रिएक्शन इसने करवाया है, ध्यान दीजिएगा, इसका जो इसने रिएक्शन करवाया है ना, तो सबसे पहली बात है यह कि अगर हम यह रिएजेंट माने तो यह यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल के जैसा वर्क करेगा, और इस रिंग पर अगर हम अटैक कराएं तो इसमें ऑर्थो पैरा डायरेक्टर लगा हुआ है, जिसके कारण यह अपना प्लेस फिक्स करेगा इस जगह पर।
तो हम यह बता सकते हैं कि जो इसका प्रोडक्ट आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। ध्यान दीजिएगा, CH3 N डबल बॉन्ड N SO3 माइनस Na+। आप ध्यान दीजिए, यह जो कंपाउंड बना है इनके रिएक्शन से, इसके रिएक्शन से जो ये कंपाउंड बना है इसका नाम है मिथाइल ऑरेंज। इसका क्या नाम है? मिथाइल ऑरेंज। और आप सबको पता होगा जो मिथाइल ऑरेंज होता है वह हम लोग एसिड बेस टाइट्रेशन में यूज करते हैं। मिथाइल ऑरेंज का यूज क्या करते हैं? एसिड बेस टाइट्रेशन में। देयरफॉर आंसर विल बी सेकंड। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एलिमिनेशन का क्वेश्चन है यह। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेटजप प्रोडक्ट विल नॉट बी फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट। तो यह बीटा एलिमिनेशन के देखा जाए तो ओरिएंटेशन से क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है इसका कि अगर हम लोग 2 डिग्री का अल्कोहल है और उसके बगल का कार्बन 3 डिग्री है ना, इसको H+ के साथ अपन हीट किए हैं, तो मैं आपको बताऊं कि जो इसका प्रोडक्ट आता है वो यहाँ पर इस तरह का आएगा। ध्यान दीजिएगा, कार्बोकटायन बनेगा, फिर उसका रीअरेंजमेंट होगा तो इस तरह का एक प्रोडक्ट आएगा और ये सेटजप प्रोडक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन है अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में हीट किया गया है अल्काइल हैलाइड को, इसका प्रोडक्ट भी सेटजप प्रोडक्ट ही आएगा इस तरीके से। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है सी में देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, देखिए ध्यान से, जो बेस है यह बल्कि है। एक रूल होता है कि अगर बेस बल्कि होगा तो वह हमेशा चाहेगा कि उसको लेस हिंडर्ड बीटा हाइड्रोजन मिले, और इसको अगर लेस हिंडर्ड बीटा हाइड्रोजन मिलता है तो देखिए मैं इसका प्रोडक्ट बना रहा हूँ, आप सब लोग ध्यान दीजिए। इसका प्रोडक्ट देखिए इस तरीके से बनेगा। यह एक प्रोडक्ट जो है यह सेटजप का प्रोडक्ट नहीं है। इसमें अगर आप आओगे तो इसमें लगेगा कंजुगेट रूल। कंजुगेट रूल देखिए क्या कहता है कि अगर कंपाउंड में पहले से कोई डबल बॉन्ड है तो दूसरा आने वाला डबल बॉन्ड हमेशा उसके कंजुगेट पोजीशन पर ही बनेगा। मतलब इसका जो प्रोडक्ट आएगा, थोड़ा आप ध्यान देकर देखेंगे, इसका प्रोडक्ट अपन इस तरीके से बना पाएंगे। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड हो जाएगा इस तरीके से उसके कंजुगेट पोजीशन। इस प्रकार से देखा जाए तो सभी केस में A, B और D तीनों ही केस में सेटजप का प्रोडक्ट बनाया है, केवल C है जो सेटजप का प्रोडक्ट नहीं बनाया है। इसका मतलब इसका आंसर फर्स्ट होगा जिसमें बातें हो रही है ओनली C की। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन बात करेंगे मैच द कॉलम, है ना। एक तरफ देखिए कुछ विटामिन के नाम लिखे हुए हैं, दूसरे तरफ देखिए कुछ डिजीज के नाम लिखे हुए हैं। आपको समझ में तो आ गया होगा ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है ना। NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, फैक्ट है, इसमें बहुत सारे आप दिमाग नहीं लगा सकते, आपको थोड़े बहुत याद होने चाहिए। तो आइए अपन बात करते हैं इसको कैसे अपन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये जानिए कि जो थाइमिन होता है ना, इसको हम लोग विटामिन B1 बोलते हैं, विटामिन B1 बोलते हैं। और जो राइबोफ्लेविन होता है ना, इसको हम लोग विटामिन B2 बोलते हैं, इसको हम लोग विटामिन B6 बोलते हैं, और इसको हम लोग विटामिन C बोलते हैं। कुछ आइडिया आप यहाँ से ले सकते हैं, अदरवाइज ये आपको याद होनी चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। देखिए एस्कॉर्बिक एसिड में थोड़ा टेक्निक है, ए मतलब नोट, एस्कॉर्बिक मतलब एस्कर्बी, जिसकी कमी से एस्कर्बी होता है, नोट एस्कर्बी। एस्कॉर्बिक एसिड अगर आपके पास है तो एस्कर्बी नहीं होगी, मतलब इसकी कमी से एस्कर्बी होगी। तो ध्यान लगाइए, P, D का आ गया P, D के P में 2 ऑप्शन है, आपका 50-50 हो चुका है। अगर अब आपको एक भी आगे पता चला मतलब आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो विटामिन B1 होता है ना, इसके कारण बेरी होता है। इसके कारण क्या होता है? बेरी। तो आप ध्यान दीजिए, ए का होना चाहिए Q, ए का Q, ये होना चाहिए Q। तो देखिए ए का Q, D का P, है ना। आंसर आ गया आपका सेकंड। बाकी आपको ये याद होने चाहिए। तो आप थोड़ा सा टेक्निक ये लगा सकते हैं कि जो इसके ओरिजिनल विटामिन के नेम होते हैं वहाँ से आप थोड़ा सा इसको सोच सकते हैं। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एटॉमिक रेडियस ऑफ सिल्वर इज सिमिलर टू कॉपर, मरकरी, गोल्ड, निकल। आंसर इज अ गोल्ड। आंसर इज अ गोल्ड। आंसर इज गोल्ड ड्यू टू द फैक्ट सिल्वर एंड गोल्ड are present in same family and contraction is operated
ड्यू टू कंट्रैक्शन, रीजन इज सिंपल, रीजन इज कंट्रैक्शन इज ऑपरेटेड ड्यू टू कंट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। क्वेश्चन है करेक्ट IPAC नेम ऑफ PtNH3 Cl CH3 NH2 Cl। वेरी सिंपल स्टेप, Cl is a negative, this part is positive. We have to write at first positive part, सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखना है, इसका लिखेंगे। देन फाइनली अटैच क्लोराइड, क्लोराइड इज कॉमन इन ऑल ऑप्शंस। ओके, अपन इस पार्ट का जब नाम लिखने जाएंगे तो बड़ा सिंपल सा फैक्ट है कि पहले अपन सभी लिगेंड का नाम अल्फ़ाबेटिकल लिखेंगे। तो ध्यान दिया जाए, इसका एक लिगेंड एमिनो है, दूसरा क्लोरिडो है, तीसरा मिथाइलएमीन है। एमिनो, क्लोरिडो, मिथाइलएमीन। एमिनो ए से स्टार्ट होता है, सबसे पहले आएगा। क्लोरिडो C से स्टार्ट होता है, उसके बाद मिथाइलएमीन M से स्टार्ट होता है, उसके बाद। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, जिस ऑर्डर में आपको दिख रहा है उसी ऑर्डर में इसके नाम होंगे। अब बात यह आ रहा है कि जो एमीन है NH3, उसके पहले बिस नहीं लगता है, इसके पहले लगता है डाई। तो आपको सीधे आंसर आएगा डाईएमीन, देन क्लोरिडो, देन मिथाइलएमीन, देन प्लेटिनम, इंग्लिश नेम ऑफ सेंटर एटम as it has a positive charge, and finally attach chlorido after one letter gap, therefore answer will be second। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर CH2 and CH3COCH3 are 512 mm of Hg and 312 mm of Hg respectively. Total vapor pressure of mixture is 600 mm of Hg, then find the incorrect statement। पहले आपको समझने की जरूरत क्या है, ये देखिएगा ध्यान से। अगर कोई सॉल्यूशन आइडियल बिहेवियर शो करता है तो उसके जो वेपर प्रेशर होते हैं वो हमेशा सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच होते हैं। हमेशा क्या होता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच। अगर कभी वेपर प्रेशर उससे ऊपर निकल जाए, किससे, ज़्यादा वाले से ऊपर निकल जाए तो पॉजिटिव डेविएशन, और कम वाले से नीचे आ जाए तो निगेटिव डेविएशन। तो अब आप देख रहे होंगे कि इसका जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो 600 mm ऑफ Hg है, जो 512 से ऊपर निकल चुका है। इसका मतलब ये पॉजिटिव डेविएशन होगा, और जो पॉजिटिव डेविएशन के सॉल्यूशन होते हैं उसके बारे में अब हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। तो सबसे पहली बात, आफ्टर मिक्सिंग फोर्स डिक्रीज हुआ होगा, निश्चित रूप से हुआ होगा, तभी तो वेपर प्रेशर बढ़ी है। तो यह स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर नहीं हो सकता। दूसरा, डज नॉट ओबे रॉल्स लॉ, बिल्कुल, अगर पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है तो रॉल्स लॉ को तो ओबे कर ही नहीं सकता। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इंडोथर्मिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है बच्चों, इंडोथर्मिक सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि वह नेक्स्ट ऑप्शन में जो इंडोथर्मिक बोल रहा है मतलब उसने एनर्जी गेन किया होगा, तभी अनस्टेबल हुआ होगा ना, क्योंकि उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुई है। अगर ये तीन स्टेटमेंट करेक्ट हैं तो बड़ा सिंपल सा कहानी है कि लास्ट स्टेटमेंट ही आंसर होगा। लेकिन एक बार इसको भी देखा जाए, आफ्टर एडिंग 100 ml ऑफ ईच देन नेट वॉल्यूम इज लेस देन 200 ml। पॉजिटिव डेविएशन है ना, उसको 200 ml से ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन वो 200 ml से कम हुआ, ऐसा बोलता है। देयरफॉर आंसर इज फोर्थ। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन मेटलर्जी से है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज, सीधे अपने को पता होता है कि वह रूट आयरन होता है प्योरेस्ट फॉर्म, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट हो। बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। फर्स्ट कंपाउंड है मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड, देन मेटाक्लोरोफिनॉल एंड मेटाक्लोरोएनिलीन। ये तीन कंपाउंड हमारे को दिया हुआ है और हमें पूछ रहा है कि मिक्सचर ऑफ अबव 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाज सब्जेक्टेड टू aqueous NaSCO3 and followed by dilute NaOH. Compounds which will be soluble in given solvents will be। ध्यान से समझेंगे, ध्यान से। यह एक बेसिक कंपाउंड है, तो ये तो किसी में भी सॉल्युबल होने से रहा, सीधा सीधा समझेंगे। ये एक क्या है, यह एक बेसिक कंपाउंड है, तो यह किसी में भी डिजॉल्व होने से रहा। बचा ये दोनों। जहाँ तक बात है एक्वस NaSCO3 का, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड डिजॉल्व होते हैं, बेंजोइक एसिड या उसके आसपास जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होती है। फिनॉल उसमें नहीं होते डिजॉल्व। अगर इसी में पिक्रिक एसिड होता है ना तो डिजॉल्व होता है। NaSCO3 की बात करते हैं, तो NaHCO3 में कौन डिजॉल्व होगा, बेंजोइक एसिड वाला। तो मान लीजिए पहले अगर NaSCO3 से आपने करा दिया तो ये डिजॉल्व हो गया और ये इनसॉल्युबल बचा। उसके बाद आपने एक्वस NaSCO3 ले आया, सॉरी उसके बाद आपने डाइल्यूट NaOH लाया, डाइल्यूट NaOH लाया तो वो यहाँ पर O- Na+ बनाएगा, और ये तो पहले ही डिजॉल्व हो चुका था, तो ये तो बेस बन चुका था। अब इसके वापस डिजॉल्व होने की कोई जगह नहीं है, तो फिर ये डिजॉल्व होगा।
इसका मतलब हुआ कि जो X है वह डिजॉल्व होगा एक्वस NaSCO3 में, और जो Y है वह डिजॉल्व होगा डाइल्यूट NaOH में। देयरफॉर आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच थ्योरी एक्सप्लेन बॉन्डिंग ऑफ NiCO4। NiCO4 की बॉन्डिंग क्या होती है? MOT से, किससे एक्सप्लेन करते हैं? MOT से, CFT से, BBT से, वर्नर थ्योरी से। दिस इज अ फैक्ट ऑल्सो। MOT से हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि इसको अगर हम नॉर्मल BBT से सोचते हैं तो यह हमें DsP2 समझ में आता है, जबकि यह टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है। मतलब इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें MOT देता है, इसलिए आंसर इसका फर्स्ट होगा। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि n = 5, ms = +½ हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल, है ना। n की वैल्यू 5 है और ms की वैल्यू +½ है। आपको पता होगा एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसके लिए ms का वैल्यू मतलब स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू +½ -½ में से कुछ भी हो सकता है ना। मतलब एक ऑर्बिटल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, एक के लिए अगर +½ है तो दूसरे के लिए -½ मतलब 5th शेल में जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे सभी के लिए +½ भी पॉसिबल होगा, -½ भी पॉसिबल होगा। देयरफॉर वेरी इजी टेक्निक, आपको अगर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछता है तो आप निकालिए n² और वो होगा 5k² 25। अब आप कहेंगे कहाँ से आया यह, तो आपको पता होगा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसी सेल में 2n² होता है। इसका यह मतलब हुआ कि उसका हाफ जो होगा वो ऑर्बिटल का नंबर होगा, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। देयरफॉर आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जियोलाइट एंड सिंथेटिक रेजिन मेथड व्हिच विल बी मोर एफिशिएंट इन रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस। बिल्कुल, जियोलाइट मेथड और सिंथेटिक रेजिन मेथड दोनों का ही यूज किया जाता है परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने में। अब क्वेश्चन यह है कि दोनों में से किसकी इफिशियंसी ज़्यादा है। तो आप ध्यान देंगे जो सिंथेटिक रेजिन मेथड होता है ना, वह सिर्फ और सिर्फ कैटायन को एक्सचेंज करता है। वो सिर्फ किसको एक्सचेंज करता है? कैटायन को। इसीलिए अगर इसको एक ही आयन को एक्सचेंज करना है तो निश्चित रूप से इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। देयरफॉर आंसर विल बी फर्स्ट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटाशियम इन K2O, K2O2 एंड KO2 आर रिस्पेक्टिवली। पोटासियम का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है अलग अलग कंपाउंड में। आपको पता होगा पोटासियम इज अ ग्रुप 1A एलिमेंट, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कभी बदलती नहीं है, केवल +1 होती है। देयरफॉर आंसर विल बी फर्स्ट, +1 +1 +1। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डायपोलमेंट इन CH_Cl3, CCl4 एंड CH4। हम सबको पता है कि CH_Cl3 जो है यह पोलर होता है। CH4 और CCl4 दोनों ही नॉन पोलर होते हैं, दोनों के डायपोलमेंट 0 होते हैं। तो मतलब ये दोनों बराबर, CH_Cl3 ज़्यादा। चेक कीजिए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज आंसर। CH_Cl3 ज़्यादा, CCl4 CH4 इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमंगेस्ट द फॉलोइंग विच इज नॉट ए पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। बिल्कुल थ्योरेटिकल है, डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी निकालिए, पूरा पढ़ लीजिए, आपको पता चलेगा उसमें क्या क्या बातें हुई। मैं एक बार आपको याद दिलाऊंगा। मैटर जो होता है इंडिविजुअल एटम्स से बने होते हैं, बातें हुई है। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एटम कंजर्व होता है, वो सिर्फ रीअरेंज होता है, वो उनके जो बॉन्डिंग्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तीसरा नेक्स्ट स्टेटमेंट है इसमें, सम एटम्स हैव सम प्रॉपर्टी सेम प्रॉपर्टीज। कुछ एलिमेंट जो मतलब जो एटम होते हैं ना, जैसे अभी आप कोई मान लो कि आपने कोई कंपाउंड लिया, उस कंपाउंड में जो एटम है सेम एलिमेंट के, उसके मास सेम होंगे। डिफरेंट एलिमेंट के मास डिफरेंट होंगे। तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ डाल्टन्स थ्योरी का स्टेटमेंट है, निश्चित रूप से सेकेंड इनकरेक्ट होगा, जिसमें कह रहा है अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर गैसेस कंबाइन एंड गिव गैसियस प्रोडक्ट्स इन सिंपल वॉल्यूम रेशियो। वॉल्यूम रेशियो की बात हुई है, आप ध्यान से पढ़कर देखिएगा। एनसीईआरटी में आपको कोई अलग लॉ मिलेगा और मोल कंसेप्ट में ही मिल जाएगा आपको, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सेकंड होगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग अभी और क्वेश्चन देखेंगे। अब इसके बाद स्टार्ट करेंगे अपन सेक्शन 2। तो आइए हम सेक्शन बी की बात करते हैं या सेकेंड सेक्शन की बात करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है हाफ लाइफ ऑफ स्ट्रांसियम 90 इज 6.93 ईयर्स इन ए चाइल्ड बॉडी इफ 1 माइक्रोग्राम ऑफ स्ट्रांसियम 90 डॉप्ड। स्ट्रांसियम 90 को डॉप किया गया इन प्लेस ऑफ कैल्शियम। हाउ मेनी ईयर्स इट विल टेक टू रिड्यूस इट्स कंसंट्रेशन बाय 90%। एज्यूम नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्ट्रांसियम इन मेटाबॉलिज्म।
आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। हाफ लाइफ टाइम इन्होंने बताया है, हाफ लाइफ टाइम ऑफ स्ट्रोंशियम इज 6.93 ईयर्स। ओके, और आपसे पूछा है कि 90% जब वो रिड्यूस होगा तो कितना होगा। बाकी सारे डाटाज को आप रहने दीजिए, आपके क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, ध्यान दीजिएगा। कि 90% को आप क्या लिख सकते हैं, ln 100/100 माइनस 90, बताइए लिख सकते हैं आप। 50% को आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान देते जाइए, ln 100/100 माइनस 50। सॉल्व कीजिए। 90% आपको चाहिए, इसकी वैल्यू 6.93 है 50% की। ये आ गया आपका ln 10 है ना, 100/10, और ये आपका आ गया ln 2। आप सबको पता होगा ln 2 की वैल्यू होती है 0.693। इसको आप लिख सकते हैं 2.303 log 10, मतलब 2.303। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए तो आपको मिलेगा 90% इक्वल टू 2.303 इंटू 1 इंटू 6.93 अपॉन 0.693। सॉल्व कीजिए इसको, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, ये 10 हो जाएगा। दिस विल बी 23.03 चेक कर लीजिए, यही आपका इसमें आंसर आने वाला है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नहीं होते, इंटीजर टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कहते हैं ईच सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी ऑफ 100 लीटर कंटेनिंग 4 ग्राम NaOH एंड 9.8 ग्राम H2SO4, फाइंड pH ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 40 लीटर सॉल्यूशन ऑफ ए एंड 10 लीटर सॉल्यूशन ऑफ बी। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे इसको, तो आपको मिलेगा यह कि अगर हम देखें सॉल्यूशन ए की मोलरिटी तो निकाल लीजिए, मोल हो जाएगा 4/40 0.1, और 100 लीटर में इसको मिला दिया गया। दिस इज 0.1/100। अगर आप बी की देखेंगे मोलरिटी तो वापस 9.8/98/100, दिस विल बी 0.1/100। तो यहाँ से देखिए अगर हम तो 10⁻³ इसकी मोलरिटी, 10⁻³ इसकी मोलरिटी आ गई, दोनों की मोलरिटी आ गई। अब हमें बोला है कि इसका जो सॉल्यूशन ए है इसका 40 लीटर ऑफ सॉल्यूशन ए एंड 10 लीटर ऑफ सॉल्यूशन बी। ध्यान लगाइएगा, H2SO4 है, NaOH है, इसके सॉल्यूशन को आप मिक्स कर रहे हो, निश्चित रूप से Na2SO4 प्लस 2H2O का कुछ कहानी बनेगा, यहाँ से आप 2NaOH लेके चलोगे। ओके, ध्यान देना है, हमको ये मिलाया गया 40 लीटर इंटू, ये कितना मिलाया गया 40 लीटर इंटू व्हाट, 40 लीटर इंटू 10⁻³ 40 लीटर इंटू 10⁻³ ओके, ये जो सॉल्यूशन है वो किसका है, सॉरी NaOH का है ना। NaOH का सॉल्यूशन है क्या, NaOH का जो सॉल्यूशन है वह आपने लिया है 40 लीटर। तो 40 लीटर इंटू 10⁻³ और आपने 10 लीटर किसका सॉल्यूशन लिया है, H2SO4 का, यह भी हो जाएगा 10⁻³। तो ये आपका आ जाएगा 10⁻² मोल, और यह आ जाएगा 4 इंटू 10⁻²। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसका ये एग्जैक्टली डबल होना चाहिए, इसका ये एग्जैक्टली कितना होना चाहिए, डबल। इसको हम मान लेते हैं ऐसा 1 इंटू, अब इसके 1 मोल के साथ 2 मोल, 1 मोल के साथ अगर इसका 2 मोल निकल भी जाता है तो भी इसका बच जाएगा कितना, ध्यान दीजिए 4 इंटू 10⁻² इंटू 2 इंटू 10⁻², ये बच जाएगा 2 इंटू 10⁻² मोल। क्या बच जाएगा आपके पास, OH माइनस बचेगा। इसका मतलब आप यहाँ से निकाल सकते हैं OH- का जो बचा हुआ कंसंट्रेशन है वह हो गया 2 इंटू 10⁻² है ना, अपॉन 50, अपॉन व्हाट, वॉल्यूम इज 50, 40 लीटर एक का और 10 लीटर दूसरे का 50। तो ये आपका OH- का कंसंट्रेशन आया।
अब आप यहाँ से निकाल सकते हो POH माइनस लॉग OH माइनस, है ना, POH माइनस लॉग OH माइनस। इसको आप जैसे ही सॉल्व करोगे यह आपको मिलने वाला है 3.397। अब आपको चाहिए pH, देन 14 माइनस 3.397 सॉल्व कर दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा 10.603। 10.6। देखते हैं सेक्शन 2 का क्वेश्चन नंबर 23। ए लिक्विड टू बी गैस, डेल्टा यू अपने को दिया हुआ है 2.1 किलो कैलोरी, डेल्टा एस अपने को दिया हुआ है 20 कैलोरी पर केल्विन, टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन, डेल्टा जी पूछ रहा है अपन से किलो कैलोरी में। अपन क्या करेंगे, डेल्टा यू के हेल्प से अपन सबसे पहले निकाल देंगे डेल्टा एच, है ना, क्योंकि डेल्टा जी के लिए जब जाओगे तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच की जरूरत पड़ेगी, डेल्टा एच इस क्वेश्चन में है नहीं। तो आप क्या करो, डेल्टा एच निकाल दो, डेल्टा यू प्लस डेल्टा NGRT। डेल्टा NGRT मतलब गैस के मॉलिक्यूल का चेंज, 2 माइनस 0, इधर कोई गैस है नहीं, तो 2 इंटू आर की वैल्यू कैलोरी में 2 होती है, तो 2 इंटू 2 इंटू 300, और डेल्टा यू का वैल्यू आपको दिया हुआ है किलो कैलोरी में। आप पहले इसको कन्वर्ट कर लीजिए कैलोरी में, क्योंकि आप आर की वैल्यू कैलोरी में रखने जा रहे हो। तो दिस इज 2.1 इंटू 10 टू पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 300, दिस इज 2100, दिस इज 3 इंटू 2, 6 इंटू 2 1200, ये टोटल आ गया 3300 कैलोरी डेल्टा एच। डेल्टा जी निकालिए, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, डेल्टा एच की वैल्यू अभी आपने निकाला, टी की वैल्यू 300 दिया हुआ है, डेल्टा एच की वैल्यू 20 कैलोरी में दिया हुआ है। आप इसको सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा माइनस 2700 कैलोरी, बट आपको डेल्टा जी चाहिए किसमें, किलो कैलोरी में। दिस विल बी माइनस 2.7 किलो कैलोरी, इट्स योर डेल्टा जी। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Cl2 ऑन रिएक्शन विथ हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH गिव्स 2 क्लोरीन हैविंग प्रोडक्ट्स X एंड Y। तो कहता है क्लोरीन से रिलेटेड 2 प्रोडक्ट इसको मिलते हैं ऑन ट्रीटमेंट विथ AgNO3 X गिव्स प्रेसिपिटेट। कहता है कि X जो है वो AgNO3 के साथ प्रेसिपिटेट देता है, फेमस कंपाउंड होता है NaCl जो AgCl के फॉर्म में PPT देता है, दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा। उसके बाद कहता है डिटरमाइन एवरेज बॉन्ड ऑर्डर ऑफ Cl एंड O बॉन्ड इन Y। ध्यान से देखिए, कहता है Cl2 NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, एक कंपाउंड तो NaCl बनेगा जो आइडिया आपको ऊपर के क्वेश्चन में। दूसरा कंपाउंड इसमें सोडियम क्लोराइड बनता है। पी ब्लॉक के चैप्टर में जाके जब आप रिएक्शन लिखते हैं तो इस तरह के सिचुएशंस आपके सामने आते हैं, बिल्कुल ये क्लोरीन वाले टॉपिक में लिखा होगा, जरूर आप NCERT देखिएगा। अब ध्यान दीजिए, जो NaCl है वो AgNO3 के साथ AgCl नाम का PPT देता है। चलिए इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं, हमें पूछ रहा है NaClO3 में जो क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड है उसकी बॉन्ड ऑर्डर क्या होगी। सिंपल स्ट्रक्चर बना दीजिए आप इसके। अब जैसे इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे आपको पता चलेगा इसके पास 2 पाई बॉन्ड होते हैं, लेकिन ये 3 जगह पे घूम सकते हैं, तो 2/3 बॉन्ड ऑर्डर उसके कारण होगा और 1 बॉन्ड ऑर्डर होगा सिंगल बॉन्ड के कारण। तो 1 + 2/3, 3 + 2/3, 5/3, 1.67 होगा आपका बॉन्ड ऑर्डर ClO बॉन्ड का। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स इन क्लोरमफेनिकोल इज। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरमफेनिकोल। ये क्लोरमफेनिकोल का स्ट्रक्चर है, चेक कीजिएगा। यह नाइट्रोजन sp2 के कारण कायरल नहीं हो सकता, ये सारे कार्बन sp2 हैं, कायरल नहीं हो सकते। कायरल एटम जो होते हैं उसके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने चाहिए और जो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होने चाहिए उसके वो डिफरेंट होने चाहिए एक दूसरे से। आप अपन आते हैं इस पर देखिए, एक हाइड्रोजन के साथ, एक इधर के कार्बन sp2 के साथ, एक इधर के कार्बन sp3 के साथ और एक OH के साथ। यह कार्बन आपका कायरल होगा। यह कार्बन को चेक कीजिए, हाइड्रोजन के साथ, CH2OH के साथ, इधर के ग्रुप के साथ और ये ऊपर के ग्रुप के साथ, यह कार्बन भी आपका कायरल होगा। अब आप आइए इस पर, 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है, नहीं होगा। आप नाइट्रोजन के पास आइए, आपको ऐसा लगेगा कि इधर का ग्रुप और हाइड्रोजन और एक लोन पेयर, इसके 4 इलेक्ट्रॉन पेयर डिफरेंट जरूर है, लेकिन इसके लोन पेयर जो है वो कंजुगेशन में है, जिसके कारण इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2 और ये कायरल नहीं होगा। देयरफॉर दिस कंपाउंड हैज 2 कायरल सेंटर। आंसर विल बी 2। तो एपिसोड के लास्ट में मैं आपसे यह बताने जा रहा हूँ कि आप अगर हमारे लाइव क्लास के लिए इंटरेस्टेड होंगे तो हमारा लाइव क्लास GOC ई-लर्निंग ऐप पर अवेलेबल है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा या आप इसे गूगल के प्ले स्टोर में भी सर्च कर सकते हैं।
जहां पर मेरी लाइव क्लास जेईई मेन, एडवांस, नीट, 11th, 12th, सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड, साथ ही साथ एनटीएससी, ओलंपियाड 9th और 10th के लिए अवेलेबल होती है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं 7568048656 पर, और आप हमारे लाइव क्लास को एक्सेस कर सकते हैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में भी, जिसके लिए वेब एड्रेस होगा gocjkser.com। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अपन मिलते हैं अगले एपिसोड में।